हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत। इसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। पहली खबर ईवीएम से जुड़ी हुई है। ईवीएम पर अफवाह फैलाई जा रही है। एलन मस्क और राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का करारा जवाब। स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने ईवीएम के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए इसे बंद करने की सलाह दी है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी ईवीएम पर निशाना साधा। पार्टी सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है जिसकी जांच करने की किसी को इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, जब संस्थाओं में जवाबदेही ही नहीं होती तो लोकतंत्र दिखावा बनकर रह जाता है और धांधली की आशंका बढ़ जाती है। इस पोस्ट के साथ राहुल गांधी ने एक खबर भी साझा की जिसमें दावा किया गया कि मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से 48 वोट से जीत दर्ज करने वाले शिवसेना के उम्मीदवार के एक रिश्तेदार के पास एक ऐसा फोन है जिससे ईवीएम में छेड़छाड़ संभव थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक्स पर एलन मस्क की उस पोस्ट को भी साझा किया जिसमें मस्क ने ईवीएम को हटाने की बात कही थी। मस्क ने अपनी पोस्ट में कहा था, हमें ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्यों या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम हालांकि छोटा है फिर भी बहुत अधिक है। न कि इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह एक बहुत बड़ा आम बयान है जिसका मतलब है कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता। यह गलत है। चंद्रशेखर के अनुसार एलन मस्क के सोचने समझने का तरीका अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है जहां पर वे इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए रेगुलर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। चंद्रशेखर ने मस्क के बयान को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन किए गए हैं, सुरक्षित हैं और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम में कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट नहीं, कोई रास्ता नहीं है। फैक्ट्री प्रोग्राम कंट्रोलर जिन्हें दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। चंद्रशेखर ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ठीक उसी तरह से डिजाइन और बनाया जा सकता है जैसा कि भारत ने किया है। एलन, हमें एक ट्यूटोरियल चलाने में खुशी होगी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर जो कि है यूक्रेन शांति सम्मेलन से। यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता ही शांति समझौते का आधार होना चाहिए। इस सम्मेलन में 80 देश इस पर सहमत। साझे बयान में नहीं शामिल हुआ भारत। बता दें कि यूक्रेन में शांति के लिए 90 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड पहुंचे। यह कोशिश कितनी कामयाब रही इस पर अलग अलग राय हैं। बैठक में भारत शामिल तो हुआ लेकिन उसने साझे बयान से खुद को अलग कर लिया। स्विट्जरलैंड के ब्यूरगेनस्टॉक पहाड़ पर बने रिजॉर्ट में यूक्रेन के लिए हो रही शांति सम्मेलन के आखिरी दिन यानी 16 जून को साझे बयान पर सभी देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। इस बयान में रेखांकित किया गया कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता युद्ध खत्म करने से जुड़े किसी भी शांति समझौते का आधार होंगे। बयान में घोषणा की गई, हम मानते हैं कि शांति हासिल करने के लिए सभी पक्षों की हिस्सेदारी और उनमें आपसी संवाद की जरूरत है। साथ ही सभी युद्धबंदियों और डिपोर्ट किए गए बच्चों को भी लौटाने की अपील की गई। शिखर सम्मेलन में मौजूद करीब 80 देशों ने साझे बयान का समर्थन किया। भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात बयान पर दस्तखत न करने वाले देशों में रहे। नई दिल्ली की ओर से भेजे गए प्रतिनिधि पवन कुमार ने कहा कि भारत इस सम्मेलन में जारी किसी भी संयुक्त बयान या प्रस्ताव से खुद को अलग करता है। पवन कुमार ने कहा, यूक्रेन के हालात पर बनी वैश्विक चिंता को भारत भी साझा करता है और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में किसी भी तरह की सामूहिक इच्छा का समर्थन करता है। शांति शिखर सम्मेलन में भारत की हिस्सेदारी हमारे इस स्पष्ट और एक रूप के मुताबिक है कि केवल संवाद और कूटनीति से ही स्थायी शांति संभव है। हमारा यकीन है कि ऐसी शांति के लिए सभी पक्षों को साथ लाने की जरूरत है। हमारा मानना है कि केवल वही विकल्प जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो स्थायी शांति ला सकता है। इसी क्रम में हमने फैसला किया कि इस सम्मेलन में आने वाले किसी साझे बयान या किसी भी अन्य कागजात से हम खुद को अलग रखेंगे। 15 जून को सम्मेलन की शुरुआत से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा, हम कूटनीति को एक मौका देने में कामयाब हुए हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की और स्विस सरकार की पहल पर हुई इस वार्ता में कुल 92 देश और 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हुए। लेकिन एक बड़ा सवाल था कि क्या इस बड़े जमावड़े पर से युद्ध रोका जा सकेगा और अमन बहाली हो सकेगी। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। ग्लोबल लीडर हैं पीएम मोदी, गाजा में रुकवा दें युद्ध। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने लिखी चिट्ठी। बता दें कि फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मुस्तफा ने पीएम मोदी को समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया है।
उन्होंने कहा कि भारत ने फिलिस्तीनी मुद्दे और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिए लगातार समर्थन दिया है। गाजा में इजराइल के द्वारा किए जा रहे हमलों से फिलिस्तीन परेशान है। इस पर फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और तत्काल युद्ध विराम के लिए दबाव बनाने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने युद्धग्रस्त गाजा को मिलने वाली सहायता बढ़ाने के लिए दुनिया के बाकी देशों पर दबाव बनाने की अपील की है। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद मुस्तफा ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल लीडर बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप एक वैश्विक नेता हैं। मानवाधिकारों और शांति को महत्व देने वाले राष्ट्र के रूप में गाजा में नरसंहार को समाप्त करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुस्तफा ने कहा, भारत को तत्काल युद्ध विराम के लिए सभी राजनयिक चैनलों का उपयोग करना चाहिए। हमारे दुख को कम करने में हमारी मदद करनी चाहिए। फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाना चाहिए और हमारे ऊपर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाना चाहिए। आपको बता दें कि भारत ने पिछले साल तत्काल युद्ध विराम की मांग करने वाले यूएनजीए प्रस्ताव का समर्थन किया था। हालांकि भारत ने स्पष्ट रूप से इसके लिए आह्वान नहीं किया था। इजराइल को दिए गए संदेश में भारत सरकार ने लगातार इजराइल हमास संघर्ष के कारण हो रही नागरिकों की मौत की कड़ी निंदा की है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने का आह्वान भी कर रही है। मुस्तफा ने पीएम मोदी को समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। इंडिया न्यूक्लियर पावर। परमाणु बमों की संख्या में भारत से पाकिस्तान हुआ पीछे। जाने किस देश के पास है कितने परमाणु बम। भारत ने पिछले एक साल में 8 नए परमाणु बमों का निर्माण किया है, जिसके बाद परमाणु बमों की संख्या के मामले में पाकिस्तान भारत से पीछे हो गया है। पूरी दुनिया में इस समय परमाणु बम बनाने को लेकर होड़ चल रही है। इस कड़ी में भारत ने एक बार पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया भर के परमाणु बमों पर नजर रखने वाली सिप्री संस्था ने दुनिया भर के परमाणु बमों का ताजा आंकड़ा पेश किया है, जिसके मुताबिक अब भारत के पास कुल 172 परमाणु बम हैं। अभी तक पाकिस्तान के पास 170 बम ही हैं। पिछले एक साल में भारत ने 8 नए परमाणु बमों का निर्माण किया है, जबकि पाकिस्तान ने कोई नया परमाणु बम नहीं बनाया। सिप्री ने बताया कि दुनिया के सभी परमाणु क्षमता से लैस 9 देशों ने अपने हथियारों का आधुनिकीकरण किया है। इन देशों ने नए परमाणु हथियारों की तैनाती भी की है। भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन ने पिछले एक साल में 90 नए परमाणु बमों को बनाया है। चीन के पास 410 से बढ़कर अब 500 परमाणु बम हो गए हैं। सिप्री के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, पाकिस्तान, भारत, नॉर्थ कोरिया और इजराइल ने बीते साल परमाणु हथियारों का तेजी से आधुनिकीकरण किया है। साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में इस समय 12,121 परमाणु बम हैं। इनमें से 9,585 परमाणु बम सैन्य जखीरे में रखे हुए हैं, जिनका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा 3,904 परमाणु बम लड़ाकू विमानों और मिसाइलों में तैनात किए गए हैं। दुनिया भर में 2100 परमाणु बमों को मिसाइलों में हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। सबसे अधिक रूस और अमेरिका ने परमाणु बमों को अलर्ट पर रखा है। वहीं अब चीन ने भी 24 परमाणु बमों को अलर्ट मोड पर रखा है। चीन ने ऐसा तब किया है जब ताइवान को लेकर अमेरिका के साथ उसका तनाव चल रहा है। ताजा अनुमान के मुताबिक दुनिया भर के परमाणु बमों की संख्या में कमी आई है, क्योंकि पुराने बमों को नष्ट किया जा रहा है और नए बमों का निर्माण किया जा रहा है। परमाणु बमों को अलर्ट मोड पर रखने पर सिप्री ने चिंता जाहिर की है। साथ ही कहा कि आने वाले वर्षों में यह ट्रेंड जारी रह सकता है। सिप्री ने बताया कि भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया एक ही मिसाइल पर कई परमाणु बमों को तैनात करने की तकनीक पर काम कर रहे हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन पहले ही ऐसा करते आए हैं। ऐसे में लड़ाकू विमानों और मिसाइलों में तैनात परमाणु बमों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मौजूदा समय में दुनिया के कुल परमाणु बमों में से 90% अमेरिका और रूस के पास हैं। बढ़ते हैं आज की 5वीं और आखिरी खबर की ओर, जो कि है यूएस एनएसए। आईसीईटी की बैठक के लिए भारत पहुंचे अमेरिकी एनएसए सुलीवन। जयशंकर और डोभाल से की मुलाकात, पीएम से भी मिलेंगे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलीवन पहले फरवरी में भारत आने वाले थे, लेकिन अमेरिकी प्रतिबद्धताओं के कारण यह संभव नहीं हुआ। इसलिए आईसीईटी की वार्षिक समीक्षा बैठक 17 से 18 जून के लिए पुनर्निर्धारित की गई, जिसके लिए सुलीवन आज भारत आएंगे। इस बैठक के बाद दोनों देश एक संयुक्त बयान देंगे, जिसमें आईसीईटी तंत्र की प्रगति और महत्व पर जोर दिया जाएगा। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जैक सुलीवन सोमवार यानी आज भारत पहुंचे। राज्य के उप सचिव कर्ट कैंपबेल और अन्य शीर्ष अधिकारी भी उनके साथ हैं। सुलीवन नई दिल्ली में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आईसीईटी की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए आए हैं। दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर सर से मुलाकात की।
दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय, वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सोमवार को अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।